आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम शिरोमणि यादव। कानून से संबंधित जानकारी मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं और हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है गैंगस्टर, यूपी गैंगस्टर एक्ट। मैं देख रहा हूं इस समय गैंगस्टर की कार्रवाई पुलिस ने बहुत तेज कर दी है और मेरे ज़िले में लगभग डेली 4 से 6 गैंगस्टर के नए मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये मुकदमा थाना अध्यक्ष द्वारा दर्ज किया जाता है। मैं अभी जल्दी से आपको बताऊंगा इसके बारे में। तब तक आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। सबसे पहले लॉ के अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए आवश्यक है। यदि आप पुलिसकर्मी हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको देखनी चाहिए और जाननी चाहिए। जिस प्रकार से पुलिस गैंगस्टर के मुकदमों में न्यायालय पर आकर गवाही देती है, बड़ी ही दया की भावना उत्पन्न होती है, या ऐसा कहिए कि वो नथिंग, बिल्कुल जैसे लगता है कि उन्हें उसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है और वो जो मन में आया वो लिखते चले जा रहे हैं या कहते चले जा रहे हैं और लास्ट में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा देना कि हमारे अधिकारी ने कहा था तो मैंने ये लिख लिया। इस प्रकार की कार्रवाइयाँ हो रही हैं गैंगस्टर में, और गैंगस्टर दुर्भावना के में नहीं लगाना चाहिए किसी के ऊपर। इसका निर्माण किया गया था कि ताकि वे व्यक्ति जो समाज में खुले में घूम रहे हैं, जो समाज के लिए हानिकारक हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सके, इस व्यवस्था के लिए किया गया था। लेकिन अब किस तरह से गैंगस्टर का यूज़ कर रही है पुलिस, मैं बताना चाहूँगा आपको। मैं देख रहा हूँ और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और जो दशा है उत्तर प्रदेश की, कई लोगों के घर यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत गिरवा दिए गए हैं। कुछ कार्रवाइयों में पुलिस लगी हुई है, तो मैं देख रहा हूं कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है। इसी को लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना गैंगस्टर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को हो चुका है और 16 जिलों पर ये मतदान हुआ। 59 सीटों पर मतदान हुआ। काफ़ी अच्छी जनसंख्या रही और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नए वोटरों की संख्या आपकी काफ़ी ज़्यादा है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम 100% मतदान करवा सकें और चुनाव आयोग का साथ दें, निष्पक्ष मतदान हो सके और किसी के डर में, भय में, आतंक में मतदान ना हो। हर व्यक्ति को ये अधिकार है, तो प्लीज़ अपने घरों से आप निकलिए। 23 फरवरी को चौथे चरण का चुनाव होना है और मेरी ये 9 जिलों में ये चुनाव होगा और 60 सीटों पर मतदान होंगे। तो मेरी आप सबसे विशेष आग्रह है कि आप जहां भी हैं, आप अगर आपके क्षेत्र में चुनाव नहीं हुए हैं तो प्लीज़ बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लें। इसको एक त्यौहार की तरह मानें और ये प्रदर्शित करें कि अधिक से अधिक मतदान हो सके। गलत लोगों का चयन केवल इसलिए हो जाता है कि अच्छे लोग मतदान में भाग नहीं लेते हैं या अच्छे लोग सामने नहीं आते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो मेरा आप सबसे विशेष अनुरोध है कि आप लोग मतदान में बढ़ चढ़कर हाथ लें और अपना सहयोग दें और जनता का सहयोग करें ताकि अधिक से अधिक मतदान हो सके। तो हम बात कर रहे थे गैंगस्टर एक्ट के बारे में। गैंगस्टर चार्ट एक होता है और मेरे पास है, पर मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति का गैंगस्टर चार्ट है। गैंगस्टर के कई चार्ट हैं मेरे पास। गैंगस्टर के मुकदमे मैं स्वयं भी करता हूं। तो गैंगस्टर का एक चार्ट होता है जिसमें गैंग के बारे में जानकारी लिखी होती है और गैंग में जितने लोग शरीक हुए हैं उनके बारे में लिखा हुआ होता है और क्या क्या मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं इसके बारे में लिखा होता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और स्वतंत्रता के साथ जीने का, बोलने का, कहने का, सुनने का, ये सारे अधिकार उसको संविधान से प्राप्त हैं। मेरे ख्याल से कुछ गैंगस्टर चार्ट, मेरे ख्याल से, मेरा अपना मत है, कुछ गैंगस्टर चार्ट इसी स्वतंत्रता को देखते हुए अधिकारियों के मन मर्जी हिसाब से जैसे चाहते हैं अधिकारी वैसे ही गैंगस्टर चार्ट तैयार कर देते हैं। उन्हें बहुत मतलब नहीं होता है कि किस प्रकृति का, एक व्यक्ति के पास उन्होंने देखा कि 1 2 3 मुकदमे हैं तो उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी जाती है, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका दुरुपयोग ना हो सके इसके लिए प्रशासन को सचेत रहना चाहिए और ये इसलिए नहीं बना हुआ था कि कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति से विशेष दुश्मनी करके उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करवा दे,
या कोई व्यक्ति सत्ता में है तो वो उसके प्रभाव में पुलिस किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करे। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और व्यक्तिगत दुश्मनी या फिर लोगों की विचारों से तालमेल ना हो, ये हो सकता है कि किसी के विचार मेरे विचारों से मेल ना खाते हों, लेकिन इस तरह की कार्रवाई इन सब मामलों में ठीक नहीं है। जमानत आदेश जो है उसकी छाया प्रति जो भी मेरे वकील मित्र हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके ऊपर, आपके किसी भी मुवक्किल के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है तो आप निश्चित रूप से जिन मुकदमों में उसकी ज़मानत हो चुकी है, जो गैंगस्टर चार्ट में मुकदमे हैं उसमें जिसकी ज़मानत हो गई है, उसकी छाया प्रति की प्रमाणित कापी आप जमानत प्रार्थना पत्र के साथ लगाएं। और गैंग चार्ट में आप देख लें कि किन मुकदमों में पैरवी हुई है, किन मुकदमों में एफआईआर आया है। अब पुलिस की बात करें तो पुलिस का क्या है कि बस उसने देखा कि 2-3 मुकदमे हैं, 4 मुकदमे हैं, 5 मुकदमे हैं, 10 मुकदमे हैं, तो उसने गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी। वास्तविकता ये है कि इसको जितनी गंभीरता से लेना चाहिए उतनी गंभीरता से प्रशासन ना लेकर एक कार्रवाई काम, हाँ इस समय जो है थाने में गैंगस्टर की कार्रवाई शून्य चल रही है, तो क्या किया उन्होंने कि देखा किसके ज़्यादा मुकदमे हैं तो उठा के 4 गैंगस्टर एक थाने से दे दिए। इस तरह की, मेरे ख्याल से इस तरह की कार्रवाई हो रही है जो कि ठीक कार्रवाई नहीं है। और ये गैंगस्टर को इसलिए नहीं बनाया गया था कि उसका दुरुपयोग हो। गैंगस्टर कार्रवाई करने से पहले यह देखना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति जिसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है उस एक्ट के अंतर्गत आता है कि नहीं, वे अपराध जो उसने किए हैं वे गैंगस्टर एक्ट के काबिल हैं कि नहीं, गैंगस्टर क्या उन पर लगाया जा सकता है, गैंगस्टर एक्ट में कैसे कार्रवाई होती है, कार्रवाई के योग्य हैं वो मुकदमे, गैंगस्टर कार्रवाई के योग्य हैं वो मुकदमे, जो मुकदमों का हवाला गैंगस्टर चार्ट में दे रही है पुलिस, उसे ध्यान देना चाहिए कि क्या वे मुकदमे इस लायक हैं कि उन्हें गैंगस्टर चार्ट में शामिल किया जाए। इस बात का विषय ध्यान देना। मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि जो भी मुकदमे आ रहे हैं, चोरी के मुकदमे, 2-3 चोरी के मुकदमे या अज्ञात में जो मुकदमे होते हैं, तो पुलिस किसी एक व्यक्ति को यदि पा जाती है तो 2-3 मुकदमे उसके ऊपर अज्ञात के लाद ही देती है। उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा के और उसको जेल भेज दिया जाता है, फिर उसी आधार पे गैंगस्टर लगा दिया जाता है। इस तरह से जो है व्यक्ति जब ज़्यादा अपराध की श्रेणी में आ जाता है, जो अपराध उसने नहीं किया है और उसको जब भुगतने लगता है तो वो अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है, अपराधियों के संरक्षण में आ जाता है और जेल जाने के बाद बड़े अपराधियों से मिलना जुलना होता है, तो उसे अपराध की दुनिया धीरे धीरे पसंद आने लगती है और वो बड़ा अपराधी हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई बहुत जल्दबाजी में प्रशासन को नहीं करनी चाहिए। गैंगस्टर चार्ट में पुलिस वालों को उन्हीं मुकदमों के बारे में बताना चाहिए या उन्हीं मुकदमों को गैंगस्टर चार्ट में शामिल करना चाहिए जिन मुकदमों का हवाला दिया गया हो गैंगस्टर चार्ट में। वो मुकदमे वो हों जिनमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका हो और जिसकी कार्रवाई चल रही हो। ऐसे मुकदमे, मेरा कहने का मतलब है ऐसे मुकदमे ना हों जिनमें एफआईआर आ गई हो या जो मुकदमे फाइनल हो गए हैं, जिनमें अपराधी दोष मुक्त हो चुका हो। ऐसे मुकदमों को मेरे ख्याल से प्रशासन को गैंग चार्ट में शामिल नहीं करना चाहिए और मेरे ख्याल से नहीं, एक्ट भी इस बात को कहता है और समय समय पर न्यायालयों की गाइडलाइन भी जारी होती रहती है कि गैंगस्टर की कार्रवाई कैसे और किस प्रकार के अपराधियों पर की जाए। लेकिन मेरे मानने से मेरा अपना मानना है कि पुलिस ऐसी किसी भी गाइडलाइन को ध्यान में नहीं देती है और पूछने पर अगर आप पूछेंगे तो पता चलेगा आपको कि कहाँ उनके पास टाइम है इतना पढ़ने के लिए कि वो पढ़ें क्या कार्रवाई है। इसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए जिलाधिकारी को या एसपी को किसी भी माध्यम से, और इसके बारे में जो समय समय पर दिशा निर्देश आते रहते हैं गैंगस्टर से संबंधित, उसका पालन करना चाहिए। तो विवेचना के उपरांत न्यायालय में जो आरोप पत्र आ गए हैं गैंग चार्ट में, केवल उन्हीं का हवाला देना चाहिए मेरे ख्याल से पुलिस को। और मेरे ख्याल से नहीं, कानून भी यही कहता है कि ऐसे ही मुकदमों के बारे में बताना चाहिए, ऐसे मुकदमे नहीं जो छूट गए हैं या जिनमें एफआईआर आ गई है।
जिन मुकदमों में अभियुक्त न्यायालय से अपराध मुक्त या एफआर आ गई है, ऐसे मुकदमों का हवाला किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहिए। ये एक्ट की व्यवस्था करती है, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है। और अगर ऐसा करती होती तो हो सकता है मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। वो क्या करते हैं, इस समय पहले अपराध रजिस्टर हुआ करता था, अब कंप्यूटर में सारे अपराधियों की डाटा फीडिंग होती है, तो मुकदमा अपराध संख्या देख लेते हैं, हाँ इस व्यक्ति के पास इतने मुकदमे हैं, तो उसको उठा के गैंग चार्ट में सारे मुकदमे शामिल कर देते हैं। वो ये भी ध्यान देना उचित नहीं समझते कि किन मुकदमों में चार्जशीट आ गई है, आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है, किन मुकदमों में भी पेंडेंसी चल रही है। ऐसे मुकदमे भी गैंगस्टर में आ जाते हैं जिनकी विवेचना अभी प्रचलित है, उनका भी हवाला दे देती है। तो इस चीज़ से पुलिस को बचना चाहिए और ऐसे मुकदमों को नहीं शामिल करना चाहिए जिसमें जो है विवेचना चल रही हो या जो मुकदमा छूट गया हो या जिसमें एफआईआर आ गया हो, ऐसे मुकदमों का हवाला नहीं देना चाहिए। न्यायालय द्वारा गिरोह में आपराधिक किस्म के जो व्यक्ति हैं और किस प्रकार की अपराध किया है उन्होंने, इसको गैंग चार्ट तैयार करते समय ध्यान देना चाहिए थानाध्यक्ष को। और मैंने बताया नहीं, थानाध्यक्ष ही गैंग चार्ट को तैयार करता है। शुरुआत प्रथमतया तैयार गैंग चार्ट को थानाध्यक्ष करता है, किसी थाने का थानाध्यक्ष या किसी थाने का भार साधक अधिकारी, थानाध्यक्ष मतलब वही इसको तैयार करता है। तो मेरे ख्याल से आपराधिक किस्म का जो किस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति है, इस बात को गैंग चार्ट में उसको शामिल करना चाहिए। क्षेत्राधिकारी जिसको आप सीओ कहते हैं तथा अपर पुलिस अधीक्षक की संतुष्टि के बाद ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक या प्रभारी पुलिस अधीक्षक जो भी हो, जहां बड़े जिले हैं वहाँ पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक की व्यवस्था है। तो जहां भी जैसी व्यवस्था हो उस जिले में उस व्यक्ति की संस्तुति लेना जरूरी है और लिया भी जाता है, पुलिस लेती है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि जिस चार्ट को थानाध्यक्ष तैयार करता है उसी चार्ट को ले जाकर एसपी या अपर पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक या प्रभारी पुलिस अधीक्षक को दे देता है और वो देखते हैं, उसके बाद जो है उस पर सिग्नेचर बना देते हैं, क्योंकि इनकी संस्तुति के बिना गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये होता ये है कि जो भी थाना अध्यक्ष उनके पास लेकर जाते हैं वो साइन कर देते हैं, उसके बाद उनके कार्यालय से मोहर लग जाती है और इस प्रकार से गैंगस्टर चार्ट एक प्रक्रिया को पूरा कर लेता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो गिरोह है, जो गिरोह के सदस्य हैं, उनके आपराधिक विवरण को मेरे ख्याल से उन्हें देखना चाहिए और एक्ट भी ये कहता है कि उन्हें देखना ही चाहिए कि किस प्रकार के अभियुक्त हैं, किस प्रकार का अपराध उन्होंने किया है, किस प्रकार की संलिप्तता रही है अपराध में और क्या ये इस प्रकार के अभिलेख हैं या इस प्रकार के अपराध हैं जिन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा सकती है। और उसके बाद जब यहाँ से होकर चार्ट गुजरता है, पुलिस अधीक्षक के पास से चार्ट होकर गुजरता है, तो जिला अधिकारी के पास जाता है और जिला अधिकारी की भी संस्तुति गैंगस्टर के लिए आवश्यक होती है। तो मेरे विचार से कि पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी महोदय को इस बात पर अंतिम रूप से विचार विमर्श जरूर कर लेना चाहिए कि ये गैंग चार्ट जिन अपराधों के लिए बनाए गए हैं, उन अपराधियों का अपराध देखकर, क्राइम नंबर देखकर ये संस्तुति कर लेनी चाहिए कि ये सही तरीके से गैंग चार्ट तैयार किया गया है और ये ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई होना अति आवश्यक है। पर फिर मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कार की अधिकता की वजह से या जिस भी अधिकता की वजह से, मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए मैं ये भी नहीं जानता हूँ, लेकिन किसी भी कार की अधिकता की वजह से या जो गैंग चार्ट थानाध्यक्ष तैयार करके पुलिस अधीक्षक के पास ले जाता है और पुलिस अधीक्षक उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, उसी प्रकार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से बाई डाक वो जो है जिलाधिकारी महोदय के पास जाता है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी कोरम को पूरा करते हुए गैंग चार्ट पर सिग्नेचर कर दिए जाते हैं और मोहर लगा दी जाती है। इस प्रकार से पूरा गैंग चार्ट अंतिम रूप से बनकर तैयार होता है और तब गैंगस्टर की कार्रवाई शुरू होती है। तो वीडियो लंबी हो रही है और जानेंगे हम गैंगस्टर के बारे में अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।